आईटीआई गुरु इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं। जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और जितने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उतने ही वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, ड्राइंग के एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो शेयर किया है। ड्राइंग के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे ड्राइंग निकाला जाता है, इस बारे में ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें और पूरा समझिएगा। इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ड्राइंग पेपर के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मार्किंग स्कीम क्या होती है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग शीट कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। और हाउ टू ड्रा अ ड्राइंग इन अ सेंटर ऑफ शीट, ड्राइंग जो है वो ड्राइंग के सेंटर में कैसे निकाले जाते हैं इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ड्राइंग निकालने के लिए और क्या क्या टूल्स लगते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है सेट स्क्वायर, रूल, 12 इंच, ओ सर्कल और फ्रेंच कर्व। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप हमेशा साफ करके रखिएगा, पानी से धो के रखिएगा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि इसमें जो पेंसिल का डस्ट लगा रहता है तो उसके कारण आपकी जो ड्राइंग शीट है वो काली पड़ जाती है और गंदी हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको हमेशा इसको साफ करते रहना चाहिए और ख़ास करके एग्ज़ाम पे वक्त इसको साफ करना चाहिए सभी को। इसमें सेट स्क्वायर की तो आपको ज़रूरत होती है, रूल की भी, और को छोटे छोटे जो सर्कल होते हैं वो निकालने के लिए आपको प्रो सर्कल की ज़रूरत होती है। और फ्रेंच कर्व, फ्री हैंड स्केच निकालने के लिए फ्रेंच कर्व बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, इसको आप ज़रूर लेके जाइएगा। उसके बाद है कंपास। छोटे आर्क, बड़े आर्क निकालने के लिए कंपास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा कंपास लेते हो जिसमें लीड पेन फिट हो सके तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी जो रेडियस है एक जैसी निकलेगी। उसके बाद आता है लीड पेन आप हमेशा 0.5 का ही प्रयोग कीजिएगा जिसमें एचबी की लीड लगी हो। पेंसिल एचबी और एच का आप ज़रूर उपयोग कीजिएगा। एचबी का उपयोग करते समय आपको जो डायमेंशन है वो लिखना जब होता है या कोई भी लेटरिंग लिखना होता है तब एचबी पेंसिल का आप ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, और बाकी काम के लिए आपको एच पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। रबर, एमरी पेपर। एमरी पेपर का एक छोटा सा पीस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेंसिल के जो पॉइंट होता है वो बार बार ख़राब हो जाता है, तो उसको शार्प करने के लिए एमरी पेपर होना चाहिए जिसका जो साइज है, ग्रेन साइज 320, जिसको वाटर पेपर कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद आता है क्लॉथ। एक छोटा सा क्लॉथ होना चाहिए क्लीन, जो आपकी जो शेड्स की ओर होती है, रूल्स होती है, प्रो सर्कल होती है, उसको साफ करने के लिए, पोंछने के लिए आपके पास एक छोटा सा क्लॉथ होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपकी ड्राइंग शीट गंदी ना हो। उसके बाद आते हैं ब्राउन पेपर। एक ब्राउन पेपर की आप शीट रखिएगा हमेशा साथ में। जो बड़ा सा ब्राउन पेपर होता है उसकी आधी शीट कम से कम रखना चाहिए। जब आपको पेपर मिलता है आंसर पेपर ड्राइंग का, तो उसमें बेंच के ऊपर निकालना होता है तो उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, गंदा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा एक ब्राउन पेपर या फिर एक न्यूज़पेपर का पीस रखना चाहिए और उसके ऊपर रखकर आपको ड्राइंग निकालना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये इंस्ट्रूमेंट और टूल्स जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिस्ट दिया है, तो ये आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं पेपर के ऊपर। आपको जो हमेशा पेपर दिया जाता है वो इस तरह का होता है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं। उसमें जो पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें फ्री हैंड स्केच निकालने होते हैं, इसीलिए आपको फ्रेंच कॉर्नर की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कोई भी इलिप्स है, हेक्सागन है, इस तरह के बनाने होते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसको भी आपको बनाना होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है
कुछ डायमेंशन सिस्टम या कुछ और होता है। और चौथा जो होता है मेन क्वेश्चन होता है, उसमें आपको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू निकालना होता है, या फिर कभी कभी मिसिंग व्यू भी निकालना होता है। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको निकालना होता है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू 4 मार्क, फ्रंट व्यू 4 मार्क, साइड व्यू 4 मार्क। इस तरह से आपके 20 में से अगर 12 मार्क चले जाते हैं, तो आपको अगर ये पूरे मार्क पाना है तो जो भी आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू निकालोगे उसमें कोई गलती ना हो, कोई लाइन मिसिंग ना हो, कोई पार्ट मिसिंग ना हो। अगर आप सब कुछ बराबर निकालते हो, ठीक निकालते हो और अच्छी तरह से निकालते हो, तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। और आपको ये लेना है तो आपको ये इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं डायमेंशन। जब भी आप ड्राइंग निकालते हो तो उसमें डायमेंशन लिखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप डायमेंशन नहीं निकालते तो आपको या जांच करने वालों को कैसे समझ में आएगा कि ये कितना डायमेंशन है, और आपके लिए वो कभी स्केल बार बार स्केल नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको डायमेंशन लिखना ही चाहिए। इसके बाद आता है डायमेंशन मेथड। ड्राइंग निकालने के बाद आपको कोई भी एक मेथड प्रयोग में लाना चाहिए। ड्राइंग में दो मेथड प्रयोग में लाते हैं, अलाइन सिस्टम और दूसरी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कभी भी अलाइन सिस्टम का ही प्रयोग करना चाहिए, कभी अभी वही प्रचलित है, इसीलिए उसी का प्रयोग करना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और डायमेंशन मेथड में, अलाइन सिस्टम में रेखा के ऊपर नीचे से लिखा जाता है और राइट साइड से भी रेखा के ऊपर उसको नीचे से और राइट साइड से पढ़ा जाता है। ये बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं सिंबल। अगर आप ड्राइंग निकालते हो और उसमें सिंबल नहीं निकालते तो उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको सिंबल निकालना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो फर्स्ट एंगल का हो या थर्ड एंगल का, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से रहेगा वो सिंबल निकलना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्केल। आपको स्केल लिखना बेहद ज़रूरी है। आप कौन से स्केल में लिखना ड्राइंग निकालते हो, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल या हाफ एनलर स्केल, तो लिखना चाहिए। स्केल लिखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं लाइन। जो आप लाइन निकालते हो, हर एक लाइन का अलग अलग उपयोग होता है। ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस 0.5 mm, डायमेंशन लाइन की 0.2 mm, कंस्ट्रक्शन लाइन डायमेंशन जो लाइन होते हैं, और सेंटर लाइन उसके 0.2 mm होती है, और हिडन लाइन की थिकनेस 0.3 mm होती है। इस बात का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको लाइन निकालना चाहिए। उसके बाद आते हैं एरो। आपको जो एरो दिए गए जाते हैं रेखा डायमेंशन लिखने के लिए, उसका एक खास रेशियो होता है। 3 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर ऊंचाई होती है, तो उसको आप उसी इसमें निकलेगा रेशो में, और सॉलिड निकलेगा। उसके बाद आते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। यह लिखना बेहद ज़रूरी है। आप जो ड्राइंग निकालते हो या ITI में जो ड्राइंग पढ़ाई जाती है वो सब MM सिस्टम में होती है, इसलिए आपको ऑल डायमेंशन आर इन MM लिखना चाहिए। उसके बाद आते हैं फिनिशिंग। ड्राइंग निकालने के बाद आपकी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए, उसमें कोई डस्ट नहीं लगना चाहिए, गंदी नहीं होना चाहिए। इस बात को ज़रूर देखें और पूरा देखें। इस तरह से आपके दोस्तों ये मार्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा और ये पूरा का पूरा फॉलो करिएगा, और उसी के हिसाब से आपको ड्राइंग निकालना है। अब देखते हैं ड्राइंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है। जब भी आपको एग्जाम में ड्राइंग शीट मिलती है तो उसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो ड्राइंग शीट दी जाती है वो इस तरह की होती है। इसके ऊपर आपको ड्राइंग के व्यू निकालने पड़ते हैं, या फिर वो फ्री हैंड स्केच जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो ये का पोर्शन है, इसमें आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखना होता है, सेंटर नेम, ट्रेड, सब्जेक्ट और डेट। इतनी ही बातें आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको ये जो पीछे का हिस्सा है, इतना हिस्सा छोड़ के आपको इधर ड्राइंग निकालनी होती है इस हिस्से में। तो इस तरह से की ड्राइंग शीट होती है। तो सबसे पहले जब आपको ड्राइंग शीट दी जाती है तो आपको सबसे पहले इस तरह से उसको बॉर्डर करना है। चारों तरफ आपको 10-10 mm छोड़ के आपको इस तरह से बॉर्डर लाइन खींचना है, इस तरह से। और ये जो पोर्शन होता है यहाँ आपको कुछ निकालना नहीं है, उसके नीचे ही निकलना है। और ये इस साइड आपको जो व्यू होते हैं वो व्यू निकलना है, और पीछे के साइड में भी आप बचा हुआ ड्राइंग निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको अगर करते हो तो आपकी ड्राइंग जो है, आपका जो स्किल है वो आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और सबसे अच्छा जो आप ड्राइंग निकाल सकते हो वो आप
फ्रंट पेज पे ही निकालिएगा। उसमें आप हेक्सागोनल होता है, पेंटागन होता है, इस तरह के कोई भी जॉब जिसमें फ्री हैंड का यूज नहीं होता, इस तरह के ड्राइंग यहाँ निकालना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले उनको दिखाई देता है। और अगर ये अच्छा निकालते हो आप, तो आपको ड्राइंग में मार्क ज़्यादा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए सबसे अच्छा जो आप निकाल सकते हो इस पोर्शन में निकालिएगा। उसके बाद जो फ्री हैंड स्केच रहता है इस साइड, और जो व्यू होते हैं इस साइड, इस तरह से आपको निकालना होता है। ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ड्राइंग को सेंटर में कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। इस तरह से आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो उसको आपको बिल्कुल ड्राइंग के बिल्कुल सेंटर में कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से आपकी अरेंजमेंट है। जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है इस तरह से है, तो इसका टॉप व्यू इस तरह से आएगा, क्योंकि इसका जो साइड व्यू है वो राइट हैंड साइड व्यू है। तो इसका जो अरेंजमेंट है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में इसका रहेगा, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे और साइड व्यू राइट साइड पर रहेगा। इस तरह से रहेगा। अब इसको सेंटर अरेंजमेंट कैसे करते हो जानते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि जब भी आप ड्राइंग निकालते हो तो आपकी ड्राइंग कभी लेफ्ट साइड जाती है, कभी राइट साइड जाती है, कभी ऊपर जाती है, तो कभी नीचे जाती है। इसी तरह ये ड्राइंग शीट आपकी चली जाती है, तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसको आपको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में निकालना है। कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी ड्राइंग सेंटर में रही तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क देगा। उसमें मार्क देने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा सेंटर में ही निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको जो बॉर्डर खींचते हो तो उसका डायमेंशन लेना है आपको, लंबाई और ऊंचाई में। इस तरह से यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लेना है। ये पूरी लेंथ हो गई और ये हाइट होगी। इसी के अंदर आपका ये ड्राइंग निकलना होता है। तो इस तरह से आपको ये मेजर करना है और लिख के रखना है। उसके बाद जो आता है एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, बिल्कुल आपको अरेंजमेंट करना है। इस तरह से अरेंजमेंट करना है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू की। जब भी आप साइड व्यू निकालते हो तो उस तरफ 5 mm ज़्यादा रखना चाहिए, और बाकी जो रहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे 20 से लेकर 25 mm तक डिस्टेंस रखना चाहिए। एक ही रखना चाहिए। 20 अगर रखते हो तो इधर भी 20, इधर भी 20 और इधर भी, और यहाँ 25 mm। अगर आप यहाँ भी 20 रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो इस तरह से आपको ये लेना है। कम से कम आप 10-10 mm मत छोड़िएगा, उससे आपकी ड्राइंग बिल्कुल कॉम्पैक्ट लगती है और अच्छी नहीं दिखती, खुल के नहीं दिखती। इसीलिए आपको 20 से 25 mm ही लेना चाहिए कभी भी। इस तरह से आपको ये डिस्टेंस लेना होता है। तो इस तरह से आपका ये स्केच था। हमने पूरी ये लंबाई ली थी 340 mm और ऊंचाई भी ली थी 225 mm। तो सबसे पहले आपको इसको जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी सेंटर अरेंजमेंट करते हो तो आपको फ्रंट व्यू की लंबाई, साइड व्यू की लंबाई और टॉप व्यू की फ्रंट व्यू की हाइट, ये 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। फ्रंट व्यू की लंबाई कभी एक ही जगह दी जाती है या फिर अलग अलग जगह दी जाती है, तो उसको बराबर आपको निकालना है। जिससे कि इसकी फ्रंट व्यू की लंबाई आती है 90 mm, साइड व्यू की लेंथ आती है 50 mm और फ्रंट व्यू की हाइट होती है 40 mm। तो इस तरह से हमारा ये पूरे डायमेंशन मिल गई। ये तीनों डायमेंशन आपको ज़रूरी है। जो फ्रंट व्यू की लेंथ होती है वो टॉप व्यू की भी लेंथ होती है। जो साइड व्यू की लेंथ होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो फ्रंट व्यू की लेंथ होती है वो टॉप व्यू की लेंथ होती है, जो साइड व्यू की लेंथ होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, और फ्रंट व्यू की जो हाइट होती है वो साइड व्यू की भी हाइट होती है। तो ये तीनों, खाली 3 ही डायमेंशन चाहिए अपने को। इस तरह से आपको ये लेना है बिल्कुल परफेक्ट। और उसके बाद लेंथ डार्ट के लिए आपको क्या करना है, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ जो है ये लेना है आपको 340 mm माइनस, उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई +20 जो एक्स वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है वो लेना है, और उसके बाद साइड व्यू की लंबाई। इन सभी को मिलाना है और यहाँ से घटाना है, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका पहला डाट रहेगा। और उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, फिर ये 20-20 mm के, और फिर साइड व्यू की लंबाई, और फिर जो बचा हुआ आंसर वो आ जाएगा। उसी तरह आपको हाइट की भी डिस्टेंस लेना है। ये है हमारा 225 mm। इसमें आता है टॉप व्यू की हाइट, उसके बाद एक्स वाई जो एक्सिस होता है ऊपर और नीचे का 20-20 mm, और फिर फ्रंट व्यू की हाइट।
इन सबको मिलाना है और यहाँ से घटाना है और 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से हमने लिया है 340, ये हमारा डिस्टेंस था 340। उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट, क्योंकि फ्रंट व्यू हमारा पहले आता है, और उसके बाद वाई एक्सिस जो है उसके दोनों तरफ 20-20 mm, और फिर साइड व्यू की लंबाई। इनको हमने सभी को मिलाया और यहाँ से घटा दिया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारा जो आंसर आता है वो 80 mm। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि यहाँ से पहला 80 mm के डॉट रहेगा, उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, फिर वाई एक्सिस के दोनों तरफ का अंतर 20-20 mm, और फिर 50 mm, इस तरह से रहेगा। इसी तरह आपको हाइट के भी डॉट लेने हैं। टोटल हाइट माइनस फ्रंट व्यू की हाइट प्लस एक्स एक्सिस का दोनों तरफ का डिस्टेंस जो है 20-20 mm, और फिर फ्रंट व्यू की हाइट, इसको पूरा को मिला के उसमें से घटा के 2 से डिवाइड करना है। ये आता है 47.5 mm। इस तरह से हमारा ये पॉइंट मिल गया। इससे करोगे तो आपकी बिल्कुल ड्राइंग जो है वो बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी। इस तरह से देखिए लेंथ के डाट हमारे मिल गया था। जो आंसर आया था 80, हमने पहला 80 का लिया था, फिर ये फ्रंट व्यू की लेंथ, फिर 20-20 वाई एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो, और फिर साइड व्यू की लेंथ, और बचा हुआ डिस्टेंस है वो 80 mm। इसी तरह हमको हाइट के भी डाट लेने हैं। इसको हमें बिल्कुल वर्टिकल रेखा खींचनी इस तरह से। उसके बाद आते हैं हाइट के। तो पहला जो आता है हमारा आंसर आया था 47.5, इससे हमने 47.5 लिया था। फिर यह आ जाता है टॉप व्यू की हाइट, फिर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो है दोनों तरफ का 20-20 mm, फिर फ्रंट व्यू की हाइट, और फिर 47.5 mm। तो इस तरह से हमारे ये डाट हो गए। इसको बाद में जोड़ना है पूरे पैरेलल, बिल्कुल इस ये जो रेखा है इसके बिल्कुल 90 डिग्री में आपको खींचना है इस तरह से। ये हमारे पूरे डाट हो गए। बिल्कुल आपको देखो दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में आ गया। यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस नीचे में भी है, यहाँ जितना डिस्टेंस छूटा है उतना डिस्टेंस इधर भी छूटा है, बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस छूटा है। इससे हमारी ड्राइंग बिल्कुल खुल के दिखती है। तो आपको ये अरेंजमेंट बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बार बार देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा हो गया टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इस तरह से हमारे व्यू आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा ये। और उस देखिए इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट था आइसोमेट्रिक। तो इस तरह से हमारे ये व्यू आ जाएंगे बिल्कुल सेंटर में दोस्तों। ऊपर जितना डिस्टेंस है उतना नीचे है, उसके बाद दोनों साइड है। इस तरह से हमारा ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद सिंबल निकालना जो बेहद ज़रूरी है, आर डायमेंशन, आर एम, और स्केल लिखना बेहद ज़रूरी है। ये तीनों बातें ध्यान में रखना, लिखना चाहिए। ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझने के लिए हमने दिया है। इस तरह से आप इसको कलर में भी देख सकते हो। डायमेंशन लिखते समय खास करके कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। जहाँ से आप शुरुआत करोगे डायमेंशन की, ये वाला भाग, तो यहाँ टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 1 मिलीमीटर तो भी गैप देना चाहिए। और उसके बाद जो पहला डायमेंशन लिखते हैं वो 5 से 8 मिलीमीटर की डिस्टेंस में रखना चाहिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिलीमीटर ही रखें। पहला डिस्टेंस है 8 मिलीमीटर। इसके बाद जब लिखोगे आप तो भी वो भी 8 मिलीमीटर के इसमें लिखना चाहिए। और जो एरो होता है बिल्कुल, वो बिल्कुल 3 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर ऊंचाई, इस तरह से लिखना चाहिए। और जो डायमेंशन लाइन होते हैं ये एरो के बाद बिल्कुल 1 या 2 मिलीमीटर आगे रखना चाहिए, और उसके बाद में मिटा देना चाहिए, जैसे कि इस ड्राइंग में दिया गया है। इस तरह से आपको मिटाना है। इससे आपकी ड्राइंग बिल्कुल खुल के दिखेगी और अच्छे दिखेगी, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और अच्छे मार्क देगा। तो ये आपको फॉलो करना है। और इस ड्राइंग में यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। आपको अलाइन सिस्टम का प्रयोग करना है डायमेंशन लिखते समय, और कोई इससे भी 2 व्यू के ऊपर आपको डायमेंशन लिखना है, तीसरे व्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आपको ये करना है दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसे लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।